साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों आया? तो हुआ यूँ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जो कि आपका भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेस में से एक है, इसने यह निर्णय लिया कि वह अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड को बंद कर देगा। अब यह बंद क्यों करेगा और यह पूरी घटना क्या है, इसको थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये फंड हाउसेस होता क्या है। जो फंड हाउस होते हैं, यह एक ऐसी कंपनी होती है जो निवेशकों से पैसा एकत्र करती है। मान लीजिए कि 4 निवेशक हैं, ठीक है, आपके ABCD, और इन चारों को निवेश करना है। तो ये फंड हाउस क्या करेगा, इन चारों से जो भी इनका निवेश है वो कलेक्ट करेगा, और जो कलेक्ट पैसा होगा ये फंड हाउस उस एकत्र पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश कर देगा, जैसे कि स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में। इस तरीके से कई सेक्टर में ये इसको इन्वेस्ट कर देगा, और इन्वेस्ट करने के बाद जो फ़ायदा होगा उस फ़ायदे के साथ जो निवेशक होगा उनका पैसा जो है यह जो फंड हाउस है यह वापस कर देगा। तो ये इस तरीके से फंड हाउस कार्य करता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये जो क्रेडिट रिस्क फंड है, या क्रेडिट रिस्क फंड क्या है। तो क्रेडिट रिस्क फंड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा डेब्ट फंड को समझ लेना चाहिए। जब डेब्ट फंड समझ लेंगे तो क्रेडिट रिस्क फंड ज़्यादा सही समझ में आएगा। जो डेब्ट फंड्स होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो रिटर्न जनरेट करना होता है, अर्थात निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाना, मतलब पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब ये रिटर्न लाते कैसे हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो निवेशकों का पैसा होता है वो विभिन्न रास्तों या एवेन्यूज़ के माध्यम से ये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड में या अन्य जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होते हैं, इस तरीके से, या शेयर मार्केट में, इस तरह ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये काम होता है डेब्ट फंड का। अब आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड पे। तो क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं? ये ऐसे डेब्ट फंड होते हैं, मतलब ये भी एक तरीके के जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं ये भी डेब्ट फंड ही होते हैं, परंतु ये ऐसे डेब्ट फंड होते हैं जिन्होंने कम से कम अपना जो 65% जो निवेश है, मतलब जितना पैसा ये इन्वेस्ट किए हैं उसका जो 65% इन्वेस्टमेंट है वो उन प्रतिभूतियों अर्थात सिक्योरिटीज़ में या बॉन्ड में करते हैं जिनकी रेटिंग AA से कम होती है। मतलब कम रेटिंग वाले बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्होंने अपना 65% से ज़्यादा निवेश किया होता है। अब प्रश्न उठता है इस रेटिंग का फ़र्क क्या पड़ता है? तो इस रेटिंग को थोड़ा समझते हैं। तो रेटिंग जो होती है इससे यह पता चलता है कि जो किसी संस्था या जहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी या बॉन्ड जिस भी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, अर्थात उधार योग्यता कैसी है। इसको ये ऐसे समझें कि जिसमें हमने इन्वेस्ट किया या जिस कंपनी के बॉन्ड या शेयर हमने ख़रीदे हैं, क्या वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट को फ़ायदे के साथ रिफ़ंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या हमारे ही इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारे पैसों को लेकर ऐसा तो नहीं कंपनी भाग जाएगी या उस पैसे को ही डुबो देगी। तो यह रेटिंग से पता चलता है। जिसकी रेटिंग अच्छी होती है मतलब कि उसके चांसेस अच्छे होते हैं कि वो आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। और रेटिंग ख़राब होने का मतलब कि उसके रिटर्न मतलब आपके वापस करने के चांसेस कम हैं। तो यदि बात करें सबसे अच्छी रेटिंग किसकी होती है, तो सबसे अच्छी रेटिंग जो होती है वो जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, अर्थात जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी होती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है उनकी जो रेटिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फेथ होता है कि गवर्नमेंट कहीं भागेगी नहीं, इसलिए उनकी रेटिंग भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती हैं। अब उनकी रेटिंग अच्छी ना होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि उनकी हिस्ट्री का ठीक ना होना, या उनके पहले के जो क्रियाकलाप हैं या पास्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनके, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा होना, और साथ ही उनकी जो बैलेंस शीट है उसका भी मजबूत ना होना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि किसी कंपनी की, कुछ कंपनियों की जो रेटिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है और इनको ख़राब रेटिंग मिलती है। परंतु समस्या क्या होती है इन्वेस्टमेंट करते समय, जो अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ पे जो ब्याज या रिटर्न होते हैं वो कम देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी जो रेटिंग है वो अच्छी है, तो इनको क्या होंगे, इन्वेस्टर जो है वो मिल जाएंगे, इनको इसके खरीदार मिल जाएंगे। परंतु ऐसी कंपनियां
जिनकी रेटिंग क्या होती है, ख़राब होती हैं। तो जब उनको अपने शेयर मतलब स्टॉक जारी करने होते हैं, या जो अपने बॉन्ड जारी करते हैं या सिक्योरिटीज जारी करते हैं, तो अब उनका ख़रीदेगा कैसे कोई? ये या तो वो उनको ऑफ़र अच्छा दें कि उस पर ब्याज अच्छा दें, रिटर्न अच्छा दें, तब तो कोई ख़रीदेगा ना। तो ये क्या करते हैं, जो ख़राब रेटिंग वाली कंपनियां होती हैं वो जनता को लुभाने के लिए ज़्यादा ब्याज या रिटर्न ऑफ़र करती हैं। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि किसी की रेटिंग जो है वो BBB से कम होती है, तो उसे क्या माना जाता है कि उसे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि इसमें यदि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए ऐसे BBB से कम वाले ग्रेड वाले में आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोका जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यही चूँकि आपका इस समय क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं या जो मनी का सर्कुलेशन है वो इस समय ठप हो गया है। तो जब ठप हो गया, यही रीज़न है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड को बंद करने का निर्णय लिया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में। तो जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा और देख लें। तो इस दिवस के आयोजन का जो उद्देश्य है वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तथा 2020 की जो थीम है वो थीम याद रखिएगा, इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। क्या है? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर थीम आपसे पूछा जा सकता है। अब यह जो दिवस है यह 26 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना है। जो समझौता था, अर्थात जो WIPO कन्वेंशन था, वो 26 अप्रैल 1970 को लागू हुआ था। तो इसी 26 अप्रैल को सिग्निफिकेंट देने के लिए 26 अप्रैल को आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तथा इस दिवस की जो स्थापना है, अर्थात मनाए जाने का जो प्रारंभ है, वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2000 से प्रारंभ किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं WIPO अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यह जो है UN की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। तो याद रखिएगा WIPO क्या है, यह UN की एजेंसी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कथन के रूप में पूछ लेता है कि क्या यह UN की एजेंसी है या नहीं है। तो याद रखिएगा ये UN की एजेंसी है तथा इसकी स्थापना जो है वो 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा जो इससे संबंधित जो कन्वेंशन था वो 26 अप्रैल 1970 को WIPO का कन्वेंशन लागू हुआ था। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो WIPO है इसने वर्ष 1974 में UN की एक एजेंसी के तौर पर इसने कार्य करना शुरू किया है। तो मतलब यह UN से संबंधित कब होती है? तो 1974 में संबंधित होती है। तथा इसके तहत WIPO के तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ लागू हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक है आपका औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय। तो यह जो है 1883, जब इसका गठन WIPO का गठन नहीं हुआ था उससे काफ़ी पहले 1883 में यह अभिसमय लागू हुआ था। इसके तहत क्या, तो इसमें विभिन्न देशों में बौद्धिक कार्यों के संरक्षण के लिए पहला कदम इसको माना जाता है, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट आदि शामिल थे। इसके अलावा साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न अभिसमय यह 1886 में आया था और इसमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुशिल्प कृतियाँ इत्यादि को शामिल किया गया था। तो ये जो आपके अभिसमय रहे हैं ये आपके WIPO के गठन के पहले रहे हैं। और ये अभिसमय जो हैं WIPO की स्थापना के लिए इन्होंने आधार का काम किया था। मतलब ये एक तरीके के पहले के स्टेप थे WIPO के पहले के। जो WIPO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है? 191 सदस्य हैं इसके। तथा UN के जो सभी सदस्य हैं वो देश जो हैं इसके सदस्य बन सकते हैं, परंतु यह कोई बाध्यकारी कंडीशन नहीं है। तथा जो फ़िलिस्तीन है
उसको इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ, अर्थात फिलिस्तीन जो है इसका सदस्य नहीं है बल्कि स्थायी पर्यवेक्षक है। तथा यदि भारत की बात करें तो भारत जो है ये 1975 में WIPO का सदस्य बना था, जबकि इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र के बारे में, या इसको इंग्लिश में कहें तो यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून के बारे में। तो 22 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे अर्थात USGS, नासा और लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा चंद्रमा के पहले एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र को जारी किया गया। तो ये पहला जो है इस तरह का मानचित्र जो है चंद्रमा का जारी किया गया है। अब इसके बारे में और देखने का फ़ायदा क्या है? तो इस एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र जो है ये भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए एक खाका निर्मित करने का काम करेगा, मतलब एक रोड मैप तैयार करने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और इसके अलावा चंद्रमा के भूविज्ञान में रुचि रखने वाले शिक्षकों व आम नागरिकों के लिए अनुसंधान व विश्लेषण का एक सोर्स के रूप में भी यह कार्य करेगा। तथा यह जो भूगर्भिक मानचित्र है के द्वारा चंद्रमा की सतह का विश्लेषण किया गया है। अब इसमें कई सारे जो चंद्रमा के जो सतह पे कई सारे तरह के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि क्रेटर रिम क्रेस्ट, फिशर, ग्रेवन, स्क्रैप, मरे, रिंकल रिज, फॉल्ट, गर्त, रिले इत्यादि को इस मानचित्र में, भूगर्भिक मानचित्र में शामिल किया गया है। तथा इस मानचित्र को निर्मित करने के लिए नासा के अपोलो मिशन के डेटा का उपयोग किया गया, क्योंकि अपोलो मिशन क्या है, वो चंद्रमा से ही संबंधित रहा है। अब इसका महत्व क्या होगा? तो इसका महत्व यदि समझें तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव से बहुत बड़ा है और इसके स्थायी छाया क्षेत्रों में पानी की संभावना हो सकती है। चूँकि जो दक्षिणी ध्रुव है यह यहाँ पर अंधकार है, इसके दक्षिणी साउथ पोल में क्या है, अंधकार है। तो यहाँ पे अधिकतर अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाई है, अधिकतर मिशन जो है इधर नहीं भेजे गए हैं। तो इस मैप के जरिए क्या होगी, यहाँ पे रिसर्च करने में या अनुसंधान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में प्रारंभिक सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी शामिल है और आने वाले दिनों में चंद्रमा संबंधित मिशनों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा का यह जो डिजिटल मानचित्र है वो अधिक सहायक होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि उल्लेखनीय है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 जो है वो एक सक्रिय मिशन है, जिसे जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। अब थोड़ा सा चंद्रयान 2 मिशन के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। तो चंद्रयान 2 मिशन जो है इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान से। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा स्थित, जो कि आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और यह जो है भारत का चंद्रमा का दूसरा मिशन है, मतलब एक चंद्रयान 2 था जिसको 2008 में भेजा गया था और यह चंद्रयान 2 है। और इसमें पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। तो ये मिलाने के लिए आ जाएगा कि लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान। इसको भेजा गया था, परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि लैंडर की लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई और यह जो लैंडर था वो सही सलामत लैंड नहीं कर पाया और क्या हो गया, नष्ट हो गया। जबकि जो ऑर्बिटर है वो वर्तमान में सही तरीके से कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं रूहदार के बारे में। यह रूहदार क्या है? तो रूहदार के बारे में समझ लेते हैं। तो IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर के छात्रों ने रूहदार नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का आविष्कार किया है। तो यदि रूहदार पूछ लेगा कि रूहदार क्या है तो याद रखिएगा यह एक वेंटिलेटर है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो इस जो वेंटिलेटर है, इसके एक वेंटिलेटर की जो उत्पादन की लागत है वो क्या है, 10,000 है। तो इस तरह से इसकी लागत क्या है, काफ़ी कम है। और इसकी डिज़ाइन की जो शुरुआत है वो कश्मीर से IIT बॉम्बे के प्रथम वर्ष के एक छात्र के द्वारा की गई। उन्होंने वेंटिलेटर डिज़ाइन करना तब प्रारंभ किया या शुरू किया जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके गृह क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर में अर्थात या कश्मीर घाटी में केवल 97 वेंटिलेटर हैं। तो इस चीज़ को जानने के बाद इन्होंने वेंटिलेटर डिज़ाइन करना प्रारंभ किया तथा वर्तमान में देश में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए
भारत सरकार 2 आयामी दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है, उसको लागू कर रही है। पहला कि वेंटिलेटर का घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आपूर्ति प्राप्त किया जाए, मतलब विदेशों से उसको आयात किया जाए, खरीदा जाए। तो जो दूसरा विकल्प है कि विदेशों से आयात करने का, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हर देश को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इसलिए विदेश से वेंटिलेटर मिलना तो वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत को क्या है कि अपने जो घरेलू उत्पादन है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसी सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 9 निर्माताओं की पहचान की है और 59,000 इकाइयों, वेंटिलेटर इकाइयों के निर्माण का ऑर्डर दिया है, मतलब आदेश दिया हुआ है। और इसका महत्व क्या है इस वेंटिलेटर का? तो वेंटिलेटर का महत्व ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 का जो संक्रमण का वक्र है वर्तमान में, या कर्व कह सकते हैं, वो क्या हो रहा है, समतल हो रहा है। मतलब ये अगर आप कर्व बनाए, पहले जो ये बढ़ रहा था, अब ये फ्लैट हो रहा है। फ्लैट होने का मतलब क्या है कि अब जो है मरीजों की संख्या बढ़ तो रही है, परंतु उनकी जो वृद्धि दर है वो लगातार अब बढ़ नहीं रही, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से ही इनकी जो वृद्धि है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अभी इसका जो प्रकोप है भारत में नियंत्रण में है। तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित लगभग 80% रोगियों में से 15% को ऑक्सीजन की सहायता की आवश्यकता होगी और केवल 5% जो मरीज ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। यह 5% की संख्या जो है सुनने में कम लग सकती है, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो वेंटिलेटर की भी मांग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत में केवल 40,000 वेंटिलेटर है, अर्थात हमें क्या है, वेंटिलेटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए नए मॉडल का आविष्कार करना और वेंटिलेटर में आत्मनिर्भर बनना जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए भी यह आविष्कार जो हुआ है यह काफ़ी महत्व वाला है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। तो यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी किया गया है। तो स्वीडन के विचारक समूह या थिंक टैंक कहे जाने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। सिप्री द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्चों का ब्यौरा दिया गया है कि मतलब विश्व स्तर पर कितना सैन्य खर्चा किया गया और इंडिविजुअल देशों ने कितना कितना खर्च किया है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च जो है वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% हिस्सा है, जो 2010 की तुलना में बहुत अधिक है। अब यदि रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों की बात करें तो इसमें बताया गया कि साल 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च जो बढ़ करके है वो 1917 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों, मतलब जिन्होंने अपने सैन्य खर्चे सबसे ज़्यादा किए हैं, उन देशों को यदि देखें तो नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे रशिया है और पाँचवें पे सऊदी अरब है। तो यह क्रम याद रखिएगा, अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। और यह पहला मौका है जब 2 एशियाई देश अर्थात चीन और भारत, 2 एशियाई देश सैन्य खर्चों के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। तो दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। तथा भारत ने 2019 में रक्षा खर्च पर 71.1 बिलियन डॉलर का खर्च किया, जो उसके जीडीपी का 2.4 हिस्सा है, जिसके कारण 2018 के चौथे स्थान से 2019 में क्या है, तीसरे स्थान पर पहुंच गए। भारत जो है 2018 में जब ये रैंकिंग जारी की गई तो उसमें चौथे स्थान पे था, इस बार क्या हो गया, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तथा भारत जो है अपने कुल आयात का, मतलब जितना ये सैन्य उपकरण जो मंगाता है, खरीदता है, उसका 56% जो है वो रसिया से लेता है। ठीक है, यह पिछले वर्षों से यह कम हुआ है, मतलब रसिया पे हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम हुई है, और अभी भी हम अधिकांश मतलब 50% से ज़्यादा हम क्या है, रसिया से ही ले रहे हैं। जबकि जापान जो अपने कुल आयात का 96% जो है सैन्य उपकरण वो अमेरिका से आयात करता है, और पाकिस्तान जो है अपने कुल आयात का 73% जो है वो चीन से आयात करता है। अब यदि हम यहाँ पे निर्यातकों की बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात अर्थात सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है, तो इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे फ्रांस है और नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे चाइना है। तो यह क्रम याद रखिएगा।
और यहीं पर यदि हम आयातकों की बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदने वालों में नंबर, मतलब उनकी रैंकिंग क्या है, तो सबसे नंबर 1 पे सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर भारत है। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा कि खरीदारों में जो भारत है दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और पाँचवें पे चाइना है। तो चाइना जो है ये निर्यातकों में भी, मतलब बेचने में भी 5वें नंबर पर है और ख़रीदने में भी 5वें नंबर पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिप्री, ये जो संस्था है इसके बारे में। सिप्री, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और इसकी स्थापना 1966 में 1966 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। और यह एक क्या है, थिंक टैंक है। यह करती क्या है, तो यह संस्था जो है वह युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा समाप्त कर दी। तो यह कथन के रूप में इसको याद रखिएगा, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट कि किस देश ने, किस मिडिल ईस्ट के देश ने या किस देश ने अब नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा समाप्त कर दी है। तो याद रखिएगा सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में दोनों बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। तो याद रखिएगा ये मौत की सज़ा समाप्त करने का जो कार्य है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सज़ा मिलती है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मौत की सज़ा न देने के साथ ही यह भी कहा गया है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सज़ा भी नहीं दी जा सकती, मतलब उसको मैक्सिमम 10 साल की सज़ा ही होगी। और इससे पहले सऊदी अरब ने सज़ा के रूप में कोड़े मारने का जो सज़ा थी पब्लिकली, उसको भी समाप्त कर दिया है। अब वो जो कोड़े मारने की सज़ा थी उसको उन्होंने जेल के समय, मतलब जेल के रूप में या जुर्माने के रूप में या सामुदायिक सेवा के रूप में उसको बदल दिया है। तथा एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा सऊदी अरेबिया के बारे में कि मानवाधिकार संगठन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसने ईरान और चीन के बाद सऊदी अरब को लोगों को मारने वाले दुनिया के सबसे क्रूर देशों के रूप में सूचीबद्ध किया हो। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा दी जाती है, सबसे ज़्यादा आपका ईरान में, उसके बाद चीन, चूँकि चीन का क्या है कि आंकड़े ही वो नहीं बताता है, तो उसके बाद चीन है और फिर आपका सऊदी अरब है। आगे चलते हैं, अगला है कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, अर्थात इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो यह 28 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा 2020 का जो विषय है वो मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है, जिसमें कार्यस्थल पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को दूर करने के लिए काम किए जाने की बात की गई है। तथा यह जो कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है, यह सुरक्षित, स्वस्थ और कुशल कार्य को बढ़ावा देने का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे 2003 से प्रतिवर्ष ILO के द्वारा मनाया जा रहा है। यदि ILO के बारे में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाय राइटर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं चकमा और हजोंग समुदाय के बारे में। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब यह चर्चा में क्यों है, तो हुआ यह कि चूँकि कोविड-19 महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है तथा जो संवेदनशील वर्ग हैं या वल्नरेबल जो सेक्शन है उनको राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की। अब ये आरोप लग रहा है कि चकमा और हजोंग जो समुदाय है उनको इस राहत पैकेज से अलग रखा गया, मतलब कि इनको इस राहत पैकेज का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1991 में इनसे, अर्थात ये चकमा जो हजोंग समुदाय हैं, इनसे इनके राशन कार्ड
छीन लिए थे और अब ये बिना राशन कार्ड के इस राहत पैकेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि जो खाद्यान्न प्राप्त करना उसके लिए क्या है, राशन कार्ड होना चाहिए। अब इनके पास राशन कार्ड है नहीं तो इनको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। तो इस संदर्भ में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जिससे कि ये जो चकमा और हाजोंग समुदाय हैं इनको इस राहत पैकेज का या जो खाद्यान्न है वो इनको मिल सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं चकमा और हाजोंग समुदाय के बारे में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये वर्तमान में आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यह पूछा जाता है कहाँ संबंधित, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ये जो चकमा और हाजोंग समुदाय हैं ये पहले तत्कालीन उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, यहाँ के चिटगांग हिल ट्रैक्स में ये रहते थे। और 1960 के दशक में ये मिजोरम के लुसाई हिल्स में होते हुए भारत भाग आए। तो याद रखिएगा लुसाई हिल्स कहाँ पर है, मिजोरम में स्थित है। तो 1960 के दशक में ये मिजोरम के लुसाई हिल्स होते हुए भारत भाग आए तथा 1972 के बाद इनको चकमा और हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगह जो रिलीफ कैंप लगाए गए उनमें इनको रिसेटल किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये इनको पूर्वी पाकिस्तान से वहाँ से भाग के आने का कारण क्या था। तो इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो चकमा है, चकमा समुदाय ये बौद्धिस्ट हैं तथा जो हाजोंग हैं ये हिंदू हैं। हो सकता है आपको परीक्षा में कथन के रूप में कई सारे कथन इनसे संबंधित है, एक कथन ये दे दे कि चकमा जो है वो हिंदू कम्युनिटी से संबंधित हैं और जो हाजोंग है वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से संबंधित है। तो यदि आपको ध्यान से यदि क्वेश्चन वो कथन नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत करके चले आएंगे, तो आप सीधे करेंगे हाँ चकमा और हाजोंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हाँ ये सही होगा। तो याद रखिएगा जो चकमा है ये बौद्धिस्ट हैं तथा हाजोंग जो है ये हिंदू कम्युनिटी से मोस्टली ये संबंधित हैं। तथा 1964-65 में बांग्लादेश के कर्नाफुली एक नदी है, कर्नाफुली नदी, यहाँ पर काप्ताई डैम बनाया गया। ठीक है, अब ये जो काप्ताई डैम बनाया गया तो जिसकी वजह से जो चकमा कम्युनिटी थी इनकी ज़मीन जो है वो इनसे छीन ली गई और ज़मीन छीनने के साथ साथ इनका कई तरीके से इनका शोषण भी किया गया। तो इस शोषण और ये ज़मीन छीनने की वजह से क्या हो गए, ये वहाँ से भाग करके भारत आ गए। तो चकमा जो है इस वजह से भारत आए। अब हाजोंग की बात करते हैं कि हाजोंग क्यों भाग के आ गए। तो हाजोंग जो थे ये हाजोंगों, चूँकि ये हिंदू कम्युनिटीज थे तो हाजोंग को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धार्मिक शोषण का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए ये भी क्या हुआ वहाँ से भाग करके भारत आ गए। तथा इन लोगों के संबंध में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि उन चकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान की जाए जो 1964-69 में भागकर भारत आ गए थे। तो यह पूरा कॉन्टेक्स्ट था और यह पूरी चर्चा थी इन लोग के बारे में। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। तो एनटीपीसी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बसें विकसित कर रही है जिन्हें प्रारंभिक तौर पर दिल्ली और लेह में चलाया जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पता होना चाहिए कि यह कार्य कैसे करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो फ्यूल सेल होता है वो फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी क्या होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। परंतु जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो बैटरी होती हैं उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वह केमिकल एनर्जी आती कैसे, तो जो धातु या मेटल के जो आयन होते हैं और ऑक्साइड जो होते हैं उनकी क्रिया से, और ये जो धातु या मेटल के आयन और ऑक्साइड होते हैं ये बैटरी में मौजूद रहते हैं, तो इनकी क्रिया से ही ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तथा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं इनकी खासियत यह होती है कि इसमें जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चूँकि इसमें कोई मेटल आयन और ऑक्साइड नहीं होते बल्कि इसमें फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो जब तक इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक जो केमिकल ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन जो होता है ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तथा ये जो ऑक्सीजन होती है इसको सीधे हवा से ले लिया जाता है। और यदि इसके बाई प्रोडक्ट की बात करें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इसमें जलवाष्प भी बनता है, वाटर वेपर।
तो इस प्रकार से देखें तो इसमें किसी भी प्रकार के इसके बाई प्रोडक्ट में कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता। तो इस प्रकार से यह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा इसके संबंध में कि जो सामान्यतः जो बैटरी होती हैं, बैटरी में ऊर्जा का स्टोर करके रखा जा सकता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जा सकता है। परंतु जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं इसमें ऊर्जा अर्थात विद्युत को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो इस कथन को इसको याद रखिएगा। तो आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैं इसमें विद्युत को या ऊर्जा को स्टोर करके रखने की क्षमता होती है या इसकी एक विशेषता होती है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्युत को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी नहीं होती, जबकि जो सामान्यतः जो बैटरी होते हैं उसमें ऊर्जा को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है। तो यह कुछ करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।